अब तुम जैन मत के पक्के विद्वान हो गए हो। ये इस बात की निशानी है कि तुम कट्टर जैनी शास्त्री हो। अब कल से तुम्हें अपने मिशन का आगाज़ करना है। तुमने अच्छा किया जो अपने बाल नहीं कटवाए। अपने बालों को गर्दन तक जितना लंबा हो सके लंबा कर लो। इससे तुम्हारा हुलिया जैनी प्रोफेसरों वाला हो जाएगा। एक बात याद रखना, तुम गुजराती ज़बान रवानी से नहीं बोल सकते। तुम्हारा उर्दू बोलने का लहजा भी पंजाबियों वाला है। सबको यही बताना कि तुम पंजाब के किसी शहर में हिंदू ब्राह्मण घराने में पैदा हुए। तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए। फिर तुम अमेरिका चले गए। वहाँ से वापस आए तो जैन धर्म का मुतालिया किया। इस धर्म ने तुम्हें बेहद मुतासिर किया और तुमने अपनी सारी ज़िंदगी जैन धर्म के मुताले और प्रचार के लिए वक्फ कर दी। अब तुम गुजरात काठियावाड़ में रहकर जैन धर्म की खिदमत और प्रचार करना चाहते हो, क्योंकि ये जैन मत के बानी महावीर वर्धना की जन्मभूमि है। बस इस बयान को रट लेना और इसी पर कायम रहना। मैंने उसे बताया कि मैंने भी पहले ही से ये सोच रखा था। मैंने उससे पूछा, क्या रॉ के डायरेक्टर जीडी पांडे तक रसाई हासिल करने के लिए उसकी बेटी मीनाक्षी का सहारा लेना ज़रूरी है? करीम भाई ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है और जीडी पांडे तक रसाई हासिल करने का सबसे आसान तरीका भी यही है, क्योंकि पांडे अपनी इकलौती औलाद मीनाक्षी से बहुत मोहब्बत करता है और मीनाक्षी भी जैन धर्म को जीवन की निजात का ज़रिया समझती है। तुम चाहे कितने दौलतमंद नौजवान बनकर उसके पास जाओगे, उसे मुतासिर न कर पाओगे। अहमदाबाद, बम्बई वगैरह में मीनाक्षी के कई दौलतमंद रिश्तेदार नौजवान मौजूद हैं। इसके दिलो दिमाग पर कब्ज़ा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह इसके मजहबी जज्बात पर इतना गहरा असर डालो कि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए। वो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है और जैन धर्म और ब्राह्मण मत के बारे में बहुत इल्म रखती है। वो जैन धर्म के विद्वानों और जोगी साधुओं की बहुत इज़्ज़त करती है। मैं चुप बैठा था। करीम भाई भी खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या तुम मीनाक्षी पर इतना असर डाल सकोगे? तुम एक तरबियत याफ्ता कमांडो हो। दुश्मन को पलक झपकते में ठिकाने लगा सकते हो। तुम हाई एक्सप्लोसिव्स के भी माहिर हो। डायनामाइट लगाकर बड़े से बड़े पुल को 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। लेकिन क्या तुम एक नौजवान खूबसूरत लड़की के दिल को इस तरह मुट्ठी में ले सकते हो कि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए और तुम्हें अपने बाप जीडी पांडे से मिलवाने भी ले जाए? मैंने कहा, मैं कोशिश करूँगा। हकीकत ये है कि ये काम मुझे भी मुश्किल नज़र आ रहा था। मुश्किल इन मानों में कि मैं मजहबी बहस मुबाहिसे से तो मीनाक्षी पर अपना भरपूर असर डाल सकता था, लेकिन अपना गर्विदा बनाने और उसके दिलो दिमाग पर कब्ज़ा जमाने वाली बात मुझे मशकूक लग रही थी। इसके लिए करामत की ज़रूरत थी, कोई शोभता दिखाने की ज़रूरत थी, और शोभता और करामत मेरे पास नहीं थी। करीम भाई कहने लगा, तुम अब सो जाओ। मैं भी इस मसले पर मज़ीद गौर करता हूँ, क्योंकि हमें पक्का कदम उठाना होगा। शुरू में ही अगर पाँव जम करना पड़ा तो ख़तरा है कि सारा मिशन धरे का धरा रह जाएगा। मैंने करीम भाई से सवाल किया, क्या हमें किसी दूसरे तरीके से रॉ के हेडक्वार्टर की कश्मीर के बारे में हिकमत अमली और कश्मीर में फ़ौजी यूनिटों की नकलो हरकत और पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों की इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकती? करीम भाई ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अहमदाबाद में रॉ का जो खुफिया हेडक्वार्टर है और जिसका डायरेक्टर मीनाक्षी का बाप गूगल दास पांडे है, सारी हिकमत अमली इसी दफ्तर में तय की जाती है। यही महकमा श्रीलंका में तामिल टाइगर्स की मदद करता है और यही महकमा पाकिस्तान में तखरीब कार भेजने की पॉलिसी वज़ा कर चुका है, और वो इब्तदाई ब्लूप्रिंट भी इसी महकमे के जीडी पांडे की निगरानी में तैयार किए जाते हैं, जिन पर अमल करते हुए कश्मीर में मुजाहिदीन आज़ादी की तहरीक जिहाद को कुचलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे तैयार किए जाते हैं। इसलिए जीडी पांडे के हेडक्वार्टर में घुसकर बैठना और इस शख्स का एतमाद हासिल करना बेहद ज़रूरी है, और इस अय्यार और तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट का एतमाद तुम मीनाक्षी के ज़रिए ही हासिल कर सकते हो। इसीलिए तुम्हें कोई शोभा दिखाना होगा। करीम भाई ने मेरी तरफ देखा, क्या तुम कोई शोभा दिखा सकते हो? फिर ख़ुद ही उसने अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये काम कोई शोभदाबाज ही कर सकता है, कमांडो नहीं कर सकता। अच्छा, एक दिन मज़ीद गौर कर लेते हैं। मैं कल रात को फिर आऊँगा। तुम भी कुछ सोच रखो, मैं भी सोचूंगा। हो सकता है कोई कारगर तदबीर हमारे दिमागों में आ जाए। करीम भाई चला गया। इस शख्स की बातें हकीकत पसंदाना थीं। रॉ के कश्मीर अफेयर वाले हेडक्वार्टर के चीफ जीडी पांडे तक पहुंचने का रास्ता उसकी इकलौती बेटी मीनाक्षी दरमियान से निकाल दी जाए तो फिर अंधे कुएं में छलांग लगाने वाली बात थी। फिर मुझे एक तवील और दुश्वार गुजार रास्ते से होकर मिस्टर पांडे तक पहुंचना पड़ना था, और इसमें भी कामयाबी की उम्मीद 5% से ज़्यादा नहीं थी।
अगर इस शख्स की बेटी ना होती तो लामहला मुझे यही तवील और दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार करना पड़ता, यानी मैं एक हिंदू जैन भगत के रूप में जीडी पांडे तक रसाई हासिल करता, फिर इस पर अपना असर जमाता, फिर इसका एतमाद हासिल करता जो बगले के सर पर मोम रखकर उसे पकड़ने वाली तरकीब होती। अब जबकि उसकी इकलौती और चहेती बेटी मौजूद थी तो मैं ये रास्ता शॉर्टकट से बड़ी आसानी से तय कर सकता था और पहले ही अटैक में रॉ के खुफिया शोबे की फ़ाइलों तक पहुंच जाता। मगर करीम भाई ने ठीक कहा था। मीनाक्षी कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके रोशन और तरक्की पसंद दिमाग को अपने काबू में करने के लिए जैन धर्म की बातें एक कारगर रोल ज़रूर अदा कर सकती थीं, लेकिन इसके बावजूद मुझे शोभदा दिखाने की अशद ज़रूरत थी। सवाल ये था कि मैं शोभदा कैसे दिखा सकता था। इन ख्यालों में गुमसुम मैं देर तक क्वार्टर के बंद कमरे में बैठा रहा। नींद बिल्कुल गायब थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था। कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत परस्त बेसरोसामानी के आलम में तरबियत याफ्ता फ़ौजों से बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। भारतीय फ़ौज के पास बेपनाह असलहा और जंगी साजो सामान था, उनकी नफरी भी ज़्यादा थी, जबकि कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के पास वही बंदूकें और असलहा था जो वो भारतीय फ़ौजों से छीन कर ले जाते थे। इनकी नफरी भी कम थी, वो सिर्फ अपने जज्बे और अल्लाह और रसूल के नाम पर आज़ादी और इस्लाम की जंग लड़ रहे थे और शहीद हो रहे थे। मुझे जितनी जल्दी हो सके भारतीय फ़ौजी हाई कमान की खुफिया स्कीमों की रिपोर्टें हासिल करके इंडियन फ़ौजी यूनिटों की नकलो हरकत पर कारी ज़रब लगानी थी। उनकी हर नई फ़ौजी हिकमत अमली को तबाह करना था और उन पर यह लर्जा देने वाली हकीकत का इंकशाफ करना था कि कश्मीरी हुर्रियत परस्त दुश्मन के घर तक पहुंच गए हैं। इससे सिर्फ जहाद कश्मीर की तहरीक को ज़बरदस्त तक़वियत ही न मिलती, बल्कि कश्मीर के महाज पर कश्मीरियों पर जुल्म व सितम तोड़ने वाली भारतीय फ़ौजी यूनिटों का मोराल भी ख़त्म हो जाता। मेरे पास करीम भाई सिगरेट का एक पैकेट और माचिस छोड़ गया था। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कभी कभी सिगरेट पी लिया करता था। करीम भाई मसलहतन सिगरेट छोड़ कर गया था। इसकी वजह ये थी कि उसने मुझे एक ऐसा सिगरेट केस दिया था जिसके साथ लाइटर लगा हुआ था। इसी लाइटर के अंदर बहुत ही छोटे साइज़ का एक बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर फिट था। इस ट्रांसमीटर के ज़रिए मैं भारत के अंदर रहकर कश्मीर से लेकर नीचे राजकुमारी तक अपने साथी के रिसीविंग सेट पर सीक्रेट पैगाम के सिग्नल भेज सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं ये ज़ाहिर करूं कि मैं सिगरेट पीता हूं। ये ताकतवर ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर करीम भाई ने मेरे एस्प्रो टैबलेट बम की 15 टिक्कियों के साथ ही इस क्वार्टर के तय खाने में अलमारी में रख दिया था, जहां वायरलेस सेट, माइक्रो फिल्म डेवलपमेंट का दूसरा सामान भी रखा हुआ था।